हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं जो आपका 2023 में पेपर होने वाला है। तो इसी क्रम में यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है शुरू की है और वो होने भी वाली है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, 4 पार्ट उसके आ चुके हैं और इस तरह से अभी एक और बाकी है। और वो सारे क्वेश्चन जो है 2019 से लेके 2022 तक के हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है आज, जिसका थर्ड पार्ट है। ये करंट अफेयर का ही है, तो इसमें थर्ड पार्ट है आज ये है। और इसके पहले भी आ चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होगा, तो देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सीरीज़ आपकी रिसर्च की और आईसीटी से संबंधित भी आएगी, जो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि टाइम कम है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें। तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनसे रिलेटेड जो भी और संभावित प्रश्न हैं और उनसे संबंधित जो भी नोट्स हैं या रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, नोट्स हैं, सारे आपके टू दी पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सारी चीज़ जो है आपको डिस्कस की जा रही हैं, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आयोग के द्वारा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं के साथ साथ मैं उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को यहाँ पर कंसल्ट करती हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेवाएं लॉन्च की गई थी? तो ये किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। GEM सेवाएं के बारे में कह रहा है। अब ये होती क्या है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? ए पोर्टल GEM या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। स्थापना कब की गई थी? 2016 में जेम पोर्टल, ठीक है, इसको GEM या जेम पोर्टल कह सकते हैं। और किन्होंने की थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ये दिसंबर के, रिसेंटली अभी की खबर है, 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डाक विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी खरीद बिक्री सेवा पोर्टल GEM का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ये आपका एक पोर्टल है, क्योंकि आईसीटी में आपके इस तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। GBF के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? तो राइट ऑप्शन है इसका 2030। अब ये है क्या? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको GBF भी कहते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। कुनमिंग चीन की एक जगह है जहाँ पर ये मॉन्ट्रियल ग्लोबल जो है इसको जारी किया गया है। और किसके द्वारा अपनाया गया था? COP15 के द्वारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके द्वारा 19 दिसंबर को यहाँ पर अपनाया गया COP15, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और GBF के अंतर्गत वर्ष 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य, ठीक है, 4 लक्ष्य हैं और 23 उद्देश्य हैं, ये याद रखिएगा। ये निर्धारित किए गए। समय सीमा क्या है? 2030। इसके बारे में आगे और देख लीजिए। COP15 का पहला भाग कुनमिंग चीन में हुआ और इसमें जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया, ठीक है। और कुनमिंग घोषणा को 100 से अधिक देशों के द्वारा अपनाया गया। कई बार ये भी पूछता है, जब आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, मान लीजिए इस प्रोटोकॉल से, इस मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क से संबंधित कुछ चीज़ें आ गई, तो आपके जो है 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपको कन्फिग्रेशन बैठाना होगा, है ना, कि BCD सही है, ABC सही है, इनमें कौन कौन से जो है पॉइंट्स इसके द्वारा मिलते हैं, ठीक है। तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब GBF के जो 23 लक्ष्य हैं, ये 2010 आईची जैव विविधता लक्ष्यों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये नए बनाए गए हैं, तो इनको ये रिप्लेस करेंगे। ये पुराने थे, जो भी आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे, इनको रिप्लेस किया जाएगा। अब इसमें देखिए, इस ढांचे का अंतिम लक्ष्य 2030 तक वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करना है ताकि जैव विविधता के संरक्षण और बहाली को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी से संबंधित COP15 है, जैविक विविधता सम्मेलन COP15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये भी अभी की रिपोर्ट है। 7 दिसंबर 2022 से कनाडा के मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ था। COP15 जैव विविधता शिखर सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने
वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा पर यह अंतिम रूप में मतलब वार्ता देने को यहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो कितने देश के लोग थे? 196 देश। वहाँ पर कितने थे? अभी जो हमने रिसेंट पढ़ा वहाँ पे 100 देश के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अब किन्होंने इसको संबोधित किया था? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको संबोधित किया था। जैव विविधता पर संधि CBD, ये क्या होता है? द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें शामिल 196 देशों ने 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा पर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया है। तो 196 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसको फाइनली जो है पास कर दिया गया है। अब मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के लक्ष्य 7 में वर्ष 2030 तक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम 2/3 तक जो है कम करना है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है कि ज़्यादा ना यूज़ किया जाए। तो ये इसका मेन टारगेट है। तो ये COP15 काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे COP15 की बात हो, चाहे कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क हो, दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, IEA ने। ठीक है, इसमें था क्या? कोल मतलब कोयले से संबंधित चीज़ों को, उसका एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2025 तक के लिए, इसकी लागत, व्यापार और इसके उत्पादन के तरीके, ठीक है, और या तो मतलब इसमें जो फ़ायदा नुकसान, व्यापार के संबंधित चीज़ें, ये सारी चीज़ों का अनुमान और विश्लेषण करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया था IEA के द्वारा। आगे देखिए, इसमें हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके महाराष्ट्र में। और क्यों जो ज़्यादा चर्चित रहा? क्योंकि 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने आदेश से छूट दी है। ठीक है, मतलब छूट भी क्यों दी है? क्योंकि तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को व्यवहारिक कठिनाइयों और ज़मीनी हकीकत के कारण 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन के सुप्रीम कोर्ट के शासनादेश से छूट दी गई। ठीक है, तो ये इसके कारण थे जिसलिए इसको छूट दी गई है। आगे देखिए, यहाँ पे NIRF के द्वारा में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। 2020-21 में ये पूछा गया, जब आपका मर्ज साइकिल में हुआ था एग्ज़ाम, तो वहाँ पे ये आया था। तो इससे एक क्वेश्चन और ये बनता है कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ भी गलत होता है। एक बार क्वेश्चन आया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ना कि इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए चीज़ों को बता दिया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, मतलब राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणी क्रम रूपरेखा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है और पूछा भी गया है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब इसमें पूछा है कि NIRF द्वारा अपनाए गए व्यापक मापदंडों में शामिल है, पैरामीटर्स की बात कर रहा है कि कौन कौन से शामिल है। तो इसमें आपके देखिए, यहाँ पर ये 4 पैरामीटर दिए हुए हैं, 5 दिए हैं लेकिन आपके 4 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, फिर है ग्रेजुएशन आउटकम्स, नेक्स्ट है आउटरीच एंड इंक्लूसिवली, फिर है पीयर परसेप्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका NIRF के पैरामीटर्स। आगे देखते हैं इससे संबंधित चीज़ों को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 का कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण था, इसको जारी किया है। ये भी याद रखिएगा, ये जो डाटाज जो भी दिए जा रहे हैं इनको याद रखिएगा। तो NIRF रैंकिंग 2022 का ही 7वां संस्करण था। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सीधा सीधा 2 नंबर का सवाल आराम से आपको आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, NIRF को सितंबर 2015 में वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रालय है, पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, MHRD, इसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। आजकल क्या है, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, तो ये देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का पहला प्रयास है। तो अब इसके 5 मापदंड कौन है जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो 5 है, देखिए यहाँ पर है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR, फिर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस RP, और ग्रेजुएशन आउटकम्स GO, फिर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और फिर है पीयर परसेप्शन।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में क्या था, रिसर्च वाला नहीं था, है ना। तो यहाँ पे है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये पूरा पैरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा जो है एकदम आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद देखिए श्रेणियाँ हैं, किस किस श्रेणियों में इनको जो है परफॉर्मेंस इनकी जो है ली जाती है। तो देखिए 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया। कौन सी, ओवरऑल रैंकिंग है, फिर विश्वविद्यालय की है, यूनिवर्सिटी की है, इंजीनियरिंग की है, कॉलेज की है, चिकित्सा की है, फिर मैनेजमेंट की है, फार्मेसी की है, विधि की है, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान। अब यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग में बात करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मैंने लिए हैं, क्योंकि बाकी सब आपको नहीं पूछेगा, तो ओवरऑल आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें IIT मद्रास है, ये है IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे, ठीक है। यहाँ पे 3 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय की श्रेणी में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अभी तक आपने देखा, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। लाइक करने से आपके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे और मेहनत करनी है, और कितनी मेहनत करनी है, आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो और क्या चाहते हैं। और आपका कमेंट बहुत ही मेरे लिए जो है एक बूस्टर डोज का काम करता है, जो कि मेरी एनर्जी लेवल को और बढ़ाता है कि हाँ, मुझे और कंटेंट अच्छा तैयार करना है जल्द से जल्द। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं नेट के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है, NTA नेट के द्वारा पूछे गए हैं, और ये सभी कहीं ना कहीं आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर बार इन्हीं को घुमा फिरा के ही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने UGC को एक छत्र संगठन, जिसको कहते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इससे प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की है, जिसका नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI होगा। इसके 4 वर्टिकल अंक निम्न हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ के पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में, ठीक है, एक जो है एकल निकाय के रूप में, सिंगल यूनिट के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा, ऐसा ये प्रस्ताव में है। और इसके 4 निकाय कौन से हैं, देखिए ये है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार मैचिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। और उसके बाद है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, फिर है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC सॉरी, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और फिर है NAC, नेशनल एक्रीडेटेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, इसके वर्टिकली ऑर्गन्स हैं, ठीक। आगे देखते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपका, लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान की स्थिति प्राप्त शासकीय विश्वविद्यालय में अधिकतम कितने विदेशी शिक्षक रखे जा सकते हैं। तो विदेशी शिक्षकों की बात कर रहा है कि कितने रखे जा सकते हैं, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो ये है आपका 25% ऑफ टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ, ठीक है, 25% होना चाहिए। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है, जो वो पिछला क्वेश्चन तो आपका आया हुआ है, लेकिन देखिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन भी बनता है, ये छात्रों से संबंधित है। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा क्या है, तो इसमें कितनी है, 25%, ठीक है। अब यहाँ पे विदेशी छात्रों की बात कर रहा है, तो UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान अब विदेशी छात्रों के लिए 25% तक सीटें सृजित कर सकते हैं। अब विश्वविद्यालय पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपनाते हुए विदेशी छात्रों के लिए अपनी प्रवेश नीति चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हो गई, बाकी ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25%। 25% ही टीचर्स फैकल्टी के लिए भी है और 25% ही विदेशी छात्रों के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके संबंधित क्वेश्चन। अगला देखिए, ये भी पूछा गया है, किसी छात्र द्वारा अर्जित और अकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा क्रेडिट प्राप्त करने की तिथि के पश्चात अधिकतम कब तक के लिए वैध होंगे, तो इसका राइट आंसर है 7 ईयर्स, ठीक है। ये होगा किसी छात्र द्वारा अर्जित और अकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा क्रेडिट प्राप्त करने की तिथि के पश्चात अधिकतम 7 वर्षों के लिए वैध होंगे,
ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो सेशन में हम लोग इसी तरह से जो है पीपल डेवलपमेंट की और करंट अफेयर्स की या रिसर्च की ऐसी ही काफ़ी सारी क्वेश्चंस की सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो, आपने देखा हो, आपको लगता हो कि हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।